नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 1 की यूनिट 32 जिसका नाम है पेमेंट सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम या ई पेमेंट सिस्टम जिसे हम कहते हैं, इट मीन्स मेकिंग ट्रांजेक्शंस और पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं या गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने यूज़ की हैं उसके बदले में पेमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के द्वारा, उसको हम ई पेमेंट सिस्टम कहते हैं। ऑटोमेटिक टेलर मशीन एक ऐसी मशीन है जो कि लोगों को हेल्प करती है कि वो अकाउंट से अपने पैसे विड्रॉ करें और डिपॉजिट करें बाय यूजिंग दीज मशीन्स। इट enables people to withdraw and deposit money from their bank account. अब द कमेटी headed by डॉक्टर सी रंगराजन recommended द setting up of ATM in India. ATM इंडिया में सेटअप करने के लिए एक कमेटी थी जो कि हेड की गई थी डॉक्टर सी रंगराजन के द्वारा। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, तब ATMs इंडिया में लाए गए थे। 4 तरह के ATM मॉडल्स कॉमनली यूज़ होते हैं इंडिया में। फर्स्ट वन इज़ ऑनलाइन which is connected to bank's database. Second one is offline, not connected to bank's database. Third one is standalone, not connected to any network, ATM network. And the last one, fourth one is networked. Networked ATM are those which are connected to an ATM network. Next is a work machine, the intelligent auto teller and network management system. तो ये एक ऑटो टेलर सिस्टम होता है जो कि स्पेशली ब्रीड ऑफ ऑटो टेलर मशीन कैपेबल ऑफ थिंकिंग फॉर देमसेल्व्स दैट यू मीन्स दे आर फास्ट, इम्पोज लेस डिमांड ऑन योर बैंकिंग सिस्टम एंड सर्व द कस्टमर मोर लाइक अ पर्सनल बैंकर देन लेस सोफेस्टिकेटेड ऑटो टेलर सिस्टम्स। तो ये काफ़ी सोफेस्टिकेटेड मशीन्स होती हैं ऑटो टेलर सिस्टम, और स्पेशल ब्रीड ऑफ ऑटो टेलर मशीन्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है इसमें। वर्क्स प्रोवाइड्स अनसरपास सर्विसेज इन इवन विदाउट बेनिफिट ऑफ अ रिलायबल कम्युनिकेशन नेटवर्क। काफ़ी अच्छी सर्विस ये प्रोवाइड कराते हैं। इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हाई अवेलेबिलिटी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑटो रिकवरी, एनी टाइम फुल बैंकिंग सर्विसेज, लो कॉस्ट, shorter queues and less number of teller with ease of use, quick and early implementations, enhanced security and audit control, network management, predictable cost of ownership, comprehensive one stop auto banking। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा वाइट लेबल ATM WLA। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि ATM जो कि सेट किए जाते हैं और ओन किए जाते हैं नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ के द्वारा, उनको हम वाइट लेबल ATMs कहते हैं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन सेटअप ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ आर कॉल्ड वाइट लेबल ATMs। दे प्रोवाइड द बैंकिंग सर्विसेज टू कस्टमर ऑफ ऑल बैंक्स इन इंडिया। तो जितने भी किसी भी बैंक का चाहे वो कस्टमर हो वो वाइट लेबल ATM यूज़ कर सकता है, उनको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नॉन बैंक एंटिटीज़ शैल कमेंस सेटिंग अप ऑफ ऑपरेटिंग WLA white label ATMs only after it has been authorized to do so by the RBI under the Payment and Settlement System Act 2007। तो कोई भी कंपनी है जिसको वाइट लेबल ATM अगर एंटिटी है जिसको सेटअप करना है तो उसको RBI से लाइसेंस लेना होगा, ऑथराइजेशन लेना होगा अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम 2000 सिस्टम एक्ट 2007। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI क्या है? NPCI एक इनिशिएटिव है RBI का और इंडियन बैंक एसोसिएशन का। NPCI एन इनिशिएटिव ऑफ RBI एंड IBA इज़ अ पायनियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। NPCI हैज़ 10 कोर प्रोमोटर बैंक्स। तो 10 इसके प्रोमोटर बैंक हैं NPCI के, जो कि हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, सिटी बैंक्स, HSBC एंड ICICI बैंक। तो ये 10 बैंक इसके प्रोमोटर बैंक्स हैं। सेटअप अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, नाउ सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब NPCI को सेटअप किया गया था अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनीज एक्ट 1956 का है, उसका सेक्शन 25 है, उसके अंडर इस संस्था को सेटअप किया गया था। और अभी ये जो सेक्शन है ये सेक्शन 8 हो गया है कंपनीज एक्ट 2013 का। रुपे कार्ड की अगर हम बात करें, रुपे कार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2012 बाय NPCI एंड फंक्शंस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज। तो 2012 में रुपे कार्ड को लाया गया था नेशनल पेमेंट कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, NPCI के द्वारा, और ये डोमेस्टिक बाउंड्रीज में इंडिया की काम करता है। रुपे कार्ड होल्डर्स कैन यूज़ द सर्विसेज ऑफ ATM विड्रॉल्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स एंड कार्ड पेमेंट्स। तो रुपे कार्ड होल्डर जो हैं वो सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं ATM की, विड्रॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कार्ड पेमेंट कर सकते हैं। रुपे कार्ड हैज़ अ कंपैरेटिवली लोअर प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड प्रोसेसिंग टाइम इन
कंपैरिजन टू वीज़ा एंड मास्टर कार्ड। रुपे कार्ड आर अवेलेबल इन ओवर द कंट्री इंक्लूडिंग अर्बन एंड रूरल एरिया। तो आपने देखा होगा रुपे कार्ड का यूज़ हम काफ़ी हद तक बढ़ गया है कंपेरेटिवली। पहले केवल वीज़ा और मास्टर कार्ड ही यूज़ किए जाते इशू किए जाते थे, बट अब रुपे कार्ड भी काफ़ी इशू किए जाते हैं। अब डेबिट कार्ड की अगर हम बात करें तो डेबिट कार्ड क्या है? डेबिट कार्ड जो कार्ड होल्डर है उसके अकाउंट से लिंक होता है। डेबिट कार्ड इज लिंक टू द अकाउंट ऑफ कार्ड होल्डर, दैट इज द वन हु ओन्स द कार्ड। दे आर यूजुअली इशूड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। When one uses a debit card, the money is immediately deducted directly from one's account associated with the card. तो ये बैंक और फाइनेंशियल एंटिटीज़ के द्वारा डेबिट कार्ड इशू किए जाते हैं, और जब भी कोई पर्सन डेबिट कार्ड यूज़ करता है तो पेमेंट जो है वो इमीडिएटली उसके अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है। वन कैन बाई थिंग्स एज लॉन्ग एज देयर इज़ मनी इज इन द अकाउंट। अ डेबिट कार्ड इज़ अ वेट ऑफ पे नाउ। तो अगर पर्सन जो है डेबिट कार्ड ओनर जो है उसके अकाउंट में पैसा है तो वो उसको यूज़ करके कोई भी गुड्स जो है वो परचेज कर सकता है। डेबिट कार्ड का मतलब है कि जब भी आप यूज़ करेंगे आपको तुरंत उसका पे नाउ का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होता है। जब भी आप बाई करेंगे आपको तुरंत ही उसका पेमेंट करना होगा। क्रेडिट कार्ड थोड़ा अलग होता है। क्रेडिट कार्ड इज इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक्स एज द नेम क्रेडिट। व्हेन वन बाइज यूजिंग क्रेडिट कार्ड वन इज बाइंग ऑन बाई टेकिंग लोन। तो जब भी कोई पर्सन क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके कोई सामान खरीदता है, इट मीन्स कि वो पर्सन उस सामान को क्रेडिट पे खरीद रहा है, यानी कि उधार ले रहा है। देयर इज़ अ लिमिट टू विच वन कैन बाई ऑन क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट सेट होती है कि उतने अमाउंट तक की शॉपिंग आप, उतने अमाउंट तक की परचेज आप कर सकते हैं ऑन क्रेडिट basis. Next one is charge card. Charge card carries all the feature of credit cards. However, after using a charge card, you will have to pay off the entire amount billed by the due date. तो चार्ज कार्ड भी क्रेडिट कार्ड की तरह होते हैं, सिमिलर टू क्रेडिट कार्ड होते हैं। और जब भी आप चार्ज कार्ड करके कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, कुछ यूज़ करते हैं उसको, जो भी तो उसके जो भी बिलिंग हुई है, जो भी डेबिट उसमें अमाउंट हुआ है, उतना अमाउंट उसका जो ड्यू डेट आएगी उस पर आपको वो पे करना होगा। Smart card, it contains an electronic chip that is used to store cash. There is no requirement of any signature, identification and payment authorization. The exact amount is deducted from the smart card used during payment and is collected by the smart card reader machine. तो स्मार्ट कार्ड क्या होता है? जैसे कई आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ में है स्मार्ट कार्ड्स, अलग अलग तरह के मेट्रो कार्ड हो गए या और भी इस तरह के कार्ड जो हैं वो स्मार्ट कार्ड की कैटेगरी में आते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है और किसी सिग्नेचर की, आइडेंटिफिकेशन की, ऑथराइजेशन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है, और एग्जैक्ट अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाता है जब भी आप यूज़ करते हैं उसको, और कलेक्ट कर लिया जाता है जो स्मार्ट कार्ड रीडर मशीन है उनके द्वारा। नेक्स्ट कार्ड आता है हमारा मेंबर कार्ड। A small card issued to and held by a member of club, society or other organization, verifying the member's membership for a given period. तो मेंबर कार्ड, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, जब भी आपको किसी सोसाइटी, क्लब या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये जनरली अपने मेंबर कार्ड्स इशू कर देती हैं अपने मेंबर्स के लिए। तो अगर किसी को उनका मेंबर बनना होता है तो वो मेंबर कार्ड ले लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि एक एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, एक तरह से एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग टूल की तरह, कि आप जो भी मेंबर बनेंगे या कार्ड होल्डर होंगे उनको कुछ स्पेशल ऑफर्स दिए जाएंगे। तो मेंबरशिप कार्ड्स एंड डिस्काउंट ऑफर्स आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम डिज़ाइन टू बिल्ड अप कस्टमर लॉयल्टी। तो इससे क्या होता है? कस्टमर लॉयल्टी बिल्डअप होती है। Consumer and business customer can apply for membership cards offered by companies that sell their product or services that they buy frequently. अब मान लीजिए आप कोई किसी पर्टिकुलर स्टोर से अगर बार बार सामान खरीदते हैं तो वो अपना मेंबरशिप कार्ड आपको दे देंगे, और उसमें जब भी आप खरीदेंगे आपको कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, उसके बाद में आप उनको रिडीम कर सकते हैं, या और भी कई तरह के तरीके होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट जो मार्केटर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं बाई यूज। तो ये मेंबर कार्ड हो गया। नेक्स्ट वन है हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या है? इट इज़ सिंपली द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर डिलीवरिंग वेरियस बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को यूज़ करके बैंकिंग सर्विसेज को डिलीवर करते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं। थ्रू ई बैंकिंग अ कस्टमर कैन एक्सेस हिज अकाउंट एंड कंडक्ट मैनी ट्रांजेक्शन्स यूजिंग हिज कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन। तो जब भी कोई कस्टमर ई बैंकिंग यूज़ करता है तो वो अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके ही अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकता है और कई तरह की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कर सकता है। एनी टाइम बैंकिंग का मतलब ये है कि एटीएम
have eliminated the time limitations of customer services and offer a host of banking services including deposits, withdrawals, requisitions, instruction and transfer. तो पहले क्या होता था कि एक ब्रांच में जब भी आप जाएंगे और जब भी कोई कस्टमर जाएगा तो उसके लिए फ़िक्स जो है वो बिज़नेस आवर्स हैं कि मान लीजिए किसी कहीं 10 से 4 है या 10 से 2 है तो उतने टाइम में ही उसका काम किया जाएगा। बट जब एटीएम सेटअप हो गए तो फिर ये एनी टाइम बैंकिंग का ही एग्जांपल है, जहाँ पर कस्टमर किसी भी राउंड द क्लॉक कभी भी जाकर अपने जो है ट्रांजेक्शन्स कर सकता है और डिपॉजिट, विड्रॉल या किसी तरह के कोई इंस्ट्रक्शन देने हैं वो भी दे सकता है। तो ये एनी टाइम बैंकिंग यही है कि किसी भी टाइम आपको बैंकिंग फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। एनीवेयर बैंकिंग, व्हेन द एटीएम की या टेली बैंकिंग जो मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इसकी वजह से जो एनीवेयर बैंकिंग है कि इसके लिए आपको कहीं स्पेसिफिक लोकेशन पे यानी कि बैंक ब्रांच जहाँ पर है वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है कस्टमर्स को, उसके बाहर भी उनको बैंकिंग की सुविधाएं मिल जाएंगी। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एटीएम एंड टेली बैंकिंग, financial details can be accessed from remote locations and basic transactions can be effected even outside the bank. तो यही दिस इज एग्जांपल ऑफ एनीवेयर बैंकिंग। कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या है? रिमोट बैंकिंग हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर अमंग कॉर्पोरेट कस्टमर, स्पेशली बिग बिजनेस, इंडस्ट्रीज, हाउसेज विच आर ऑलरेडी ऑटोमेटेड. More and more banks are providing customers terminals right in the customer's office, which facilitates the customer to operate the account without physically coming to the bank. तो कई जगह क्या हो रहा है, जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं वहाँ पर जो बैंक हैं वो अपने टर्मिनल्स वहाँ पर सेट कर दे रहे हैं, उनके जहाँ कस्टमर का ऑफिस है वहीं पर उनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो ये इसकी वजह से काफ़ी हद तक कॉर्पोरेट जो कस्टमर हैं उनको बैंक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपना जो अकाउंट है वो ऑपरेट कर लेते हैं अपने ऑफिस के पास से ही। तो इसी को हम कॉर्पोरेट बैंकिंग कहते हैं। एट प्रेजेंट, बाय यूटिलाइजिंग रिमोट बैंकिंग फैसिलिटीज़, कॉर्पोरेट कस्टमर विल बी एबल टू गेट द फॉलोइंग फैसिलिटीज़। अब जो कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं उनको इस रिमोट जो बैंकिंग है, कॉर्पोरेट बैंकिंग है, उसको यूज़ करके क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो देख लेते हैं। गेटिंग देयर करंट बैलेंस एंड गेटिंग देयर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर एनी प्री डिफाइंड पीरियड। तो अपने बैलेंस जानना है या स्टेटमेंट लेनी है। चेकबुक का ऑर्डरिंग चेकबुक, ऑर्डरिंग ट्रांसफरिंग इंट्रा बैंक एंड इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र, तो फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ ही इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक, स्टॉप पेमेंट अगर चेक का कराना है वो दे सकते हैं। इंटरनेशनल रेमिटेंसेज, ओपनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, तो इंटरनेशनल रेमिटेंसेज कोई करनी है, पैसा कहीं बाहर भेजना है तो वो कर सकते हैं, या फिर एलसी वगैरह अगर खुलवानी है तो वो भी पॉसिबल है। नेक्स्ट इज इंटरनेट बैंकिंग। मोस्ट ऑनलाइन पेमेंट आर डन वाया इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शंस. इट हैड बिकम वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट पेमेंट मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग मनी. तो इंटरनेट बैंकिंग जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ में है आजकल, और काफ़ी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन मोड में जो की जाती हैं वो मोस्टली इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करके की जाती हैं. यूज़र्स कैन मेक ट्रांजेक्शन्स थ्रू मोबाइल ऐप, नेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ और इंटरनेट फंड ट्रांसफ़र सर्विसेज सच एज IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, नेफ्ट, RTGS. तो इन सभी को यूज़ करके कस्टमर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पैसा भेज सकता है. मोबाइल बैंकिंग क्या है? मोबाइल बैंकिंग हैज़ प्रोवाइडेड वेरियस ऑप्शंस टू यूज़र्स लाइक सेंड मनी, रिसीव मनी, चेक अकाउंट, पे बैलेंस एटसेट्रा यूजिंग देयर मोबाइल फ़ोन्स. तो मोबाइल बैंकिंग आप सभी जानते हैं कि जैसे मोबाइल को यूज़ करके जो भी हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, जो कोई पर्सन बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कर सकता है, वही मोबाइल बैंकिंग उसी को हम कहते हैं. इसमें जो कॉमनली है, कॉमन जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो हैं कि मनी, पैसा भेजना, रिसीव करना, अपने अकाउंट बैलेंस चेक करना, जो बिल्स हैं वो पे करना, और भी डिपेंड करता है, कई कई बैंक टू बैंक एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं कई बैंक के द्वारा. अब चेक ट्रंकेशन क्या है? सेक्शन 6 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइंड चेक एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है उसका सेक्शन 6 जो है वो डिफ़ाइन करता है चेक को, और इसमें चेक की डेफिनेशन जो दी हुई है कि चेक एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि ड्रॉन किया जाता है किसी स्पेसिफाइड बैंकर पे, और नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड. तो जब भी उसकी डिमांड की जाएगी तभी उसका पेमेंट किया जाएगा, अदरवाइज़ उसका पेमेंट नहीं होगा. जब वो प्रेजेंट किया जाएगा पेमेंट के लिए कस्टमर के द्वारा तब उसका पेमेंट होगा. तो ये इसकी डेफिनेशन है, सेक्शन 6 में दी गई है. और इसमें सेक्शन 6 में जो इसकी डेफिनेशन थी उसमें फ़िज़िकल चेक की बात की गई थी, और बाद में इसमें सितंबर 2002 में जब इसमें अमेंडमेंट किया गया
तो इसमें चेक के लिए केवल फिजिकल चेक को ही चेक नहीं माना जाएगा, चेक की जो इमेज होगी, जो ट्रंकेटेड जो चेक हैं उनको भी चेक की डेफिनेशन में ऐड किया गया है, यानी कि उसे भी चेक ही माना जाएगा। तो ऐसा नहीं है जब फिजिकल फॉर्म में हो, जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जब चेक की होगी जो जाती है ट्रंकेशन में, उसको भी जो फिजिकल फॉर्म की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। चेक ट्रंकेशन सिस्टम CTS क्या है? इज़ अ चेक क्लियरिंग सिस्टम अंडरटेकन बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉर क्विकर चेक क्लियरेंसेस। तो CTS आने से पहले आप सभी को पता है कि काफ़ी समय लगता था क्लियरिंग में, क्योंकि फिजिकल कॉपी जो चेक होते थे वो मूव होते थे और कई सारे उसमें दिक्कतें आती थी, कई बार चेक होने का, चोरी होने का, इन सब का डर रहता था। तो ये सारी जो रिस्क हैं वो काफ़ी हद तक कम हो गई हैं CTS आने के बाद, और प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो गई है। As the term proposes, truncation is the course of discontinuing the flow of physical check in its way to clearing। तो फिजिकल जो मूवमेंट होता था चेक का वो काफ़ी हद तक अब डिसकंटिन्यू हो गया है। इंस्टीड ऑफ दिस एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक इज ट्रांसफर्ड विथ वाइटल इसेंशियल डेटा। तो इसकी फिजिकल मूवमेंट की बजाय अब जो चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज है वो मूव होती है विथ वाइटल इसेंशियल डेटा, जो रिक्वायर्ड जो डेटा है उसके साथ में वो मूव की जाती है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में स्पेशली बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉन्सेप्चुअल टाइप की तो नहीं थी, बस ये है कि आपको कुछ कुछ पॉइंट इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखने हैं। एक बार दो बार आप वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी हद तक इसमें आ जाएंगी समझ में, और जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो JIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में।